मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ओनली फॉर केम क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि बात की जाए तो हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी बिल्कुल ठीक विज्ञान की पाठशाला को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपने पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक डाल रखी है, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इस वाले अध्याय को पढ़िएगा। आज का जो हमारा अध्याय है वो दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसके हमने पहले पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है, जो कि एक मेजर पार्ट था। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इस वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप सबसे पहले वॉच कर लीजिएगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, जिसका नाम है लवण, और इसी का वो पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हम लवण पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच, एक नई उमंग के साथ, और अपने लवण की बात करते हैं। तो चलिए साथियों, अब अपने अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? लवण है, जिसे हम इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। तो अगर जो हम बात करते हैं कि साल्ट क्या होता है, तो सुनिएगा ध्यान से। अम्ल, क्षार परस्पर अभिक्रिया करके या उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बना उत्पाद लवण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लवण कहलाता है। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बना उत्पाद क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। अम्ल क्या करता है? क्षार के गुणों को नष्ट कर देता है। क्षार क्या करता है? अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है, और उससे हमारे पास उत्पाद बनता है, और उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जब अम्ल क्या करे? क्षार के गुणों को नष्ट कर दे, क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट कर दे, तो हमारे पास उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उस उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो उत्पाद बनता है उसे दोस्तों लवण कहते हैं। तो अगर जो हम बात कर लें, हमने HCl ले लिया और NaOH ले लिया। HCl हमारा क्या है? अम्ल है, और NaOH हमारा क्या है? क्षार। अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं। अम्ल जो है क्षार के गुणों को नष्ट कर रहा है, क्षार जो है अम्ल के गुणों को नष्ट कर रहा है। तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर रहे हैं तो एक नया उत्पाद बनाएंगे, और वो नया उत्पाद बनता है NaCl, जो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है? एक लवण है, और साथ ही में साथियों जल निकलता है H2O। तो हमारे पास क्या हो रहा है? HCl NaOH से अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, और हमें लवण दे रहा है, और साथ ही में साथियों जल निकल रहा है। तो यहाँ से लवण तो दोस्तों क्लियर हो चुका होगा। अगर लवण के हम प्रकार की बात करते हैं तो लवण हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक अम्लीय लवण होता है, दूसरा हमारा क्षारीय लवण होता है, तीसरा हमारा उदासीन लवण होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अम्लीय लवण की दोस्तों बात करते हैं। तो परबल अम्ल दुर्बल क्षार, क्या साथियों? परबल अम्ल दुर्बल क्षार, परबल अम्ल दुर्बल क्षार। अम्लीय लवण, परबल अम्ल। अम्लीय लवण के लिए याद रखना कौन सा लवण लेते हैं? परबल अम्ल। परबल अम्ल लेते हैं अम्लीय लवण के लिए। कौन सा अम्ल लेते हैं? परबल अम्ल लेते हैं। और क्षार क्या लेते हैं? दुर्बल क्षार। तो परबल अम्ल HCl हो गया, और दुर्बल क्षार NaOH हो गया। क्या हो गया? NH4OH। दुर्बल क्षार NH4OH होता है। दुर्बल क्षार कौन सा होता है? NH4OH। अगर परबल अम्ल की बात करते हैं तो हमने शुरू में बोला था कि हसना बोला था, हसना एक वर्ड बताया था, और एस से हमने बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और सा से हमने बोला था सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि होता है H2SO4, और ना से बोला था नाइट्रिक अम्ल जो कि होता है HNO3। तो ये हमारे तीनों के तीनों क्या होते हैं? परबल अम्ल होते हैं। हमने बोला था हसना वाले परबल अम्ल। तो परबल अम्ल हमने कौन सा ले लिया? HCl, जो कि हमारे पास परबल अम्ल है, इसको हमने यहाँ पर लिया परबल अम्ल। दुर्बल क्षार NH4, परबल अम्ल दुर्बल क्षार आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और हमें क्या प्राप्त हो रहा है? NH4Cl, जो कि हमारे पास क्या है? अम्लीय लवण प्राप्त हो रहा है। अम्लीय लवण, परबल अम्ल दुर्बल क्षार रिएक्शन कर रहे हैं। परबल अम्ल दुर्बल क्षार रिएक्शन करेंगे तो हमें कौन सा लवण मिलेगा? अम्लीय लवण, और साथ ही में दोस्तों जल निकलेगा, क्योंकि जब भी अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं तो लवण बनता है, और साथ ही में दोस्तों जल निकलता है। उसके बाद अगर जो हम दूसरे टाइप की बात करते हैं तो हमारा क्या है? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में दोस्तों याद रखना दुर्बल अम्ल परबल क्षार लेते हैं। याद रखना कौन सा क्षार लेंगे? परबल क्षार लेंगे। किसमें? क्षारीय लवण में परबल क्षार। क्षारीय लवण परबल क्षार लेते हैं। अम्लीय लवण में परबल अम्ल लेते हैं। अम्लीय लवण परबल अम्ल, और क्षारीय लवण परबल क्षार।
तो हम देखिएगा ध्यान से, दुर्बल अम्ल हमने लिया CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और प्रबल क्षार दोस्तों NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है, प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा दोस्तों, क्षारीय लवण बनेगा। तो हमारे पास ये कौन सा लवण है, क्षारीय लवण। और साथ ही में दोस्तों जल निकल रहा है। जल निकलेगा, क्यों निकलेगा कि अम्ल क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो जल का मॉलिक्यूल निकलता है और लवण बनता है। उसके बाद अगर हम तीसरे टाइप की बात करते हैं तो उदासीन लवण है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें कौन सा लवण मिलेगा, NaCl, जो कि उदासीन लवण मिलेगा। और साथ ही में साथियों जल निकलेगा। उदासीन लवण का मतलब समझ रहे हैं, कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर का मतलब क्या होता है, जब दोनों बराबरी की टक्कर हो, मतलब प्रबल दोनों टकरा रहे हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दोनों आपस में टकरा रहे हैं। HCl प्रबल अम्ल, NaOH प्रबल क्षार दोनों आपस में रिएक्शन की, हमें NaCl क्या मिल गया, लवण मिल गया, जो कि उदासीन लवण है। जब प्रबल टकराएंगे तो एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे। जब गुणों को नष्ट कर देंगे तो हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो उत्पाद मिलेगा तो दोस्तों उदासीन ही तो मिलेगा। और वो कौन सा उत्पाद होगा, लवण होगा साथियों, लवण। तो यहां से हमारा क्या, लवण भी क्लियर हुआ, उसी के साथ उसके टाइप भी क्लियर हो चुके हैं। अब इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए साथियों अपने अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। बिल्कुल ठीक साथियों, हम क्या किसकी बात करने वाले हैं, सोडियम क्लोराइड की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं। तो रासायनिक नाम की जो बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल ठीक साथियों, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र भी सिंपल सा है, NaCl दोस्तों। क्या है, NaCl। उसके बाद इसके साधारण नाम की बात करते हैं। तो साधारण नाम जो होता है बहुत सिंपल सा नाम है, जिसे आप डेली यूज करते हैं अपने भोजन में स्वाद के लिए। दोस्तों इसके बिना हमारे भोजन में स्वाद नहीं आता है। बिल्कुल ठीक साथियों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हम किसकी बात करने वाले हैं, साधारण नमक की बात कर रहे हैं। इसका रासायनिक नाम मतलब इसका साधारण नाम क्या होता है साथियों, साधारण नमक होता है। इसका साधारण नाम साधारण नमक होता है। आपने सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि भारत में राष्ट्रवाद, गांधी जी ने एक नमक सत्याग्रह चलाया था, जिन्होंने क्या, नमक कानून तोड़ा था। वही नमक है दोस्तों, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका साधारण नाम साधारण नमक है। अब बात आती कि इस नमक को NaCl को कैसे तैयार किया जाए। आखिरकार यही सवाल है कि अब किस तरह से अपने नमक को बनाएंगे। तो नमक को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, HCl ले लेते हैं और Na ले लेते हैं। इन दोनों की परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या, NaCl व H2O प्राप्त होता है। बिल्कुल ठीक साथियों, हम HCl ले लेते हैं। HCl हमारा अम्ल है, NaOH हमारा क्या, क्षार है। अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे, लवण जो कि हमारा NaCl बनेगा। और साथ ही में दोस्तों वाटर निकलेगा, वाटर हमारा H2O निकलेगा। अब इसकी रिएक्शन को हम बहुत अच्छे से लिख दे रहे हैं। हमने क्या लिया है, HCl लिया है। HCl हमारा क्या है, अम्ल है। और हमने NaOH लिया, NaOH हमारा क्या है, क्षार है। अम्ल और क्षार क्या करेंगे, परस्पर अभिक्रिया करेंगे। जब ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो हमें NaCl मिल जाएगा, जो कि हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। तो हमारा यहां से साधारण नमक मिल गया और साथ ही में दोस्तों वाटर रिलीज होता है। तो यहां से क्लियर हो चुका होगा कि हमारा सोडियम क्लोराइड मतलब नमक कैसे तैयार किया जाता है। इसके बाद इसके हम उपयोग की बात करते हैं। तो इसके बाद हम इसके उपयोग की बात करते हैं। तो हमारे पास इसके कुछ उपयोग हैं। तो सबसे पहला अगर उपयोग देखें तो इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। बिल्कुल ठीक साथियों, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, भोजन में। भोजन में किस लिए करते हैं, क्योंकि इसके बिना हमारे भोजन में स्वाद नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इसका उपयोग क्या है, यही है दोस्तों, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, भोजन में किया जाता है। उसके बाद हमारे दूसरे उपयोग की बात करते हैं। साधारण नमक जो होता है खाद्य परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण बोले तो भोजन को सड़ने से बचाने में, मतलब भोजन को परिरक्षित करने में हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड बोले तो साधारण नमक का उपयोग करते हैं। उसके बाद अपने लास्ट उपयोग की बात करते हैं। हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है। हिमीकरण मिश्रण बोले तो दोस्तों किसको, बर्फ जो होता है, बर्फ को गलने से बचाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपको उम्मीद करता हूं कि सोडियम क्लोराइड बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आप एक इसका क्या कीजिए, बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए साथियों अपने अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं,
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक साथियों, किसकी बात कर रहे हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? NaOH। तो सबसे पहले इसके रासायनिक नाम ही की बात कर लेते हैं। तो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं? इसके रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो NaOH होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। साधारण नाम की बात करते हैं। साधारण नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो साधारण नाम को आपके दिमाग में होना चाहिए, माइंड में बिल्कुल बस जाना चाहिए दोस्तों। तो इसके बाद हम साधारण नाम की बात करते हैं। तो इसका साधारण नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा। क्या होता है साथियों? कास्टिक सोडा इसका साधारण नाम होता है। अब बनाने की विधि की बात की जाए तो बनाने की विधि में हमारे पास होती है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या होती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। किस विधि से हम इसे बनाते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया से बनाते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि क्लोर क्षार रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या भाई पढ़ा? NaCl को पढ़ा था, साधारण नमक। उसकी रिएक्शन हमने क्या की थी? उसमें हमने HCl को लिया था। HCl जो कि हमारा अम्ल था, और NaOH को लिया था जो कि हमारा क्षार था। इन्होंने परस्पर अभिक्रिया की थी और NaCl हमारे पास प्राप्त हुआ था जो कि साधारण नमक था, और साथ ही में हमारे पास वाटर रिलीज हुआ था। अब क्या करेंगे? इस रिएक्शन को हम उल्टा कर देंगे। जो हमारे पास उत्पाद आया है इसको अभिकारक की जगह पर ले आएंगे, और जो हमारे पास अभिकारक इसको हम उत्पाद में ले आएंगे। बस यही करना है। तो हमने क्या किया? NaCl प्लस H2O को इधर ले आए, और NaOH और HCl जो हमारा यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इसका हम ब्रेक करवा देंगे। क्या कर देंगे? इसका ब्रेकअप करवा देंगे। यहां से इसको ब्रेक कर देंगे दोस्तों। तो जब ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Cl H2 अलग हो जाएगा, H अलग और Cl अलग। अब क्या कीजिए दोस्तों, यहां पर 2 लगा दीजिए, और यहां पर 2 लगा दीजिए, और यहां पर 2 लगा दीजिए साथियों, यहां पर 2 लगा दीजिए। बस यही हमारी क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया है दोस्तों। यही इस पर केवल हम धारा लिख देंगे। क्या? विद्युत धारा लिख लीजिए दोस्तों, धारा नहीं, पूरा लिख लीजिए विद्युत धारा। अब यही दोस्तों हमारी क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो बहुत आसान थी हमारी क्लोर क्षार प्रक्रिया। हमारी जो रिएक्शन थी पहले वाली नमक जिसमें हमने बनाया था, नमक वाली रिएक्शन को हम क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे, और हमारी क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें NaOH प्राप्त हो जाएगा जो कि हमारा कास्टिक सोडा है। और यही हमारी क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब देख लीजिए किस तरह से हमने क्या लिया है क्लोर क्षार प्रक्रिया में? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हमने ले लिया के विलयन में, विलयन लिया मतलब जल में लिया। सोडियम क्लोराइड को हमने जल में लिया। मतलब सोडियम क्लोराइड का विलयन का मतलब क्या होता है साथियों? कि किसी को जल में लेना, किसी भी पदार्थ को जल में लेना। तो हमने क्या लिया? इसको जल में ले लिया, तो मतलब इसका जलीय विलयन हो गया। तो सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा, क्या साथियों? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है। बिल्कुल ठीक साथियों, यह वियोजित हो गया किसके? इसमें यह वियोजित हो गया। देखिए 3 पार्ट में वियोजित हुआ। एक तो हमें NaOH मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक तो हमें H2 मिला हाइड्रोजन के, दूसरा हमारा क्लोरीन मिला Cl2 मिला। फिर योजित होकर क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया का हम अर्थ बताएं, क्यों इसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। क्लोर मतलब दोस्तों क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन है हमारी, इसका मतलब वो क्लोर, और NaOH हमारा क्या है? क्षार। तो NaOH क्षार, Cl2 मतलब क्लोरीन। तो इन्हें बोलेंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लोर क्षार प्रक्रिया आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ये वाली जो रिएक्शन है दोस्तों आप यहां लिख लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है। 2NaCl plus H2O gives out 2NaOH plus Cl2 plus H2। ठीक है, तो यही हमारी क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। और क्लोर क्षार प्रक्रिया से हमारा क्या बनना है? हमारा दोस्तों बनना है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से क्लियर हो चुका। आप क्लोर क्षार प्रक्रिया का हमारे पास एक डायग्राम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है दोस्तों, परीक्षा में आ जाता है। तो इस स्लाइड के बाद हम उसी को ले लेते हैं। तो साथियों यही क्लोर क्षार प्रक्रिया का जो चित्र है, डायग्राम है, आपको साफ साफ दिख रहा है। ये चित्र जो ये डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लोर क्षार प्रक्रिया जब पूछेगा तो हो सकता है इस तरह से पूछ ले कि क्लोर क्षार प्रक्रिया का चित्र सहित
व्याख्या कीजिए या चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो आपको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो इस चित्र को आपको इस तरह से सीख लेना है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसमें 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर जो एनोड की बात करते हैं तो एनोड में इसमें क्या बनना है, एनोड पर हमारे Cl2 गैस मिलती है, क्या Cl2 गैस। और कैथोड की बात की जाए तो कैथोड पर दोस्तों क्या मिलेगा हमें, कैथोड पे हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी, हाइड्रोजन बोले तो H2 गैस मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद हमारे जो कैथोड है, कैथोड के पास हमें क्या मिलेगा, कैथोड के पास साथियों मिल जाएगा हमें NaOH, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं इधर NaOH का विलयन बनता है। कहाँ बनता है साथियों, कैथोड के पास। तो इन तीनों पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, इसलिए दिमाग में रखना है कि जब बहुकल्पी टाइप का या एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा तो यहाँ से बन सकता है कि एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड के पास क्या होता है। तो इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको आपको दिमाग में रखना है और ये डायग्राम को आपको सीख लेना है, ठीक है। तो इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम क्या थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग की बात कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपयोग की जो हम बात करें तो हमारे पास जो क्लोज क्षार प्रक्रिया थी उसमें हमारे पास 3 उत्पाद बनने थे। तो हमारा एक पहला उत्पाद जो बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो हमारा मेन उत्पाद था। दूसरा हमारा बना था क्या, H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस। तीसरा हमारा क्या, क्लोरीन गैस Cl2 बना था, ठीक है। तो 3 हमारे पास बनने थे जो कि आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहे होंगे। तो इन तीनों के हम उपयोग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा मेन प्रोडक्ट था, मेन उत्पाद था, उसकी बात कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। किसका उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। बिल्कुल ठीक साथियों, किसका उपयोग कर रहे हैं, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो हमारा उपयोग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यहां से सवाल आ सकता है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा साधारण नाम बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने दूसरे जो उत्पाद था उसकी बात कर लेते हैं। तो H2 गैस था, हाइड्रोजन गैस। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ठीक साथियों, हाइड्रोजन जो गैस होती है उसका उपयोग हम किसमें करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरे उपयोग की बात करते हैं जो खाद के लिए अमोनिया बनाने में किया जाता है। जो हमारे पास खाद होती है यूरिया, उसमें जो अमोनिया होती है उसको बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं साथियों। तो खाद के लिए अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा तीसरा उत्पाद जो है वो क्या है, क्लोरीन है दोस्तों। अब इसकी बात कर लेते हैं। क्लोरीन के उपयोग की जो बात कर लेते हैं तो इसका उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक साथियों, इसका उपयोग किसमें करते हैं, जल की स्वच्छता में करते हैं। मतलब जल को साफ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। जल की स्वच्छता, जल की सफाई के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल की सफाई के लिए भी हम क्लोरीन का उपयोग करते हैं। और PVC, CFC कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। PVC, CFC जो कीटाणुनाशक होते हैं उनके लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, Cl2 का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस सभी के जो उपयोग हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर जो इसके डायग्राम की बात करते हैं तो ये डायग्राम भी आपको बना लेना है, सीख लेना है, क्योंकि उपयोग में अगर डायग्राम भी पूछ लिया जाए तो आप इस डायग्राम को भी बना देना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए साथियों अपने अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विरंजक चूड़ CaOCl2। बिल्कुल ठीक साथियों, अगला यौगिक हमारा विरंजक चूड़ है CaOCl2, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो विरंजक चूड़ में सबसे पहले इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बिल्कुल ठीक साथियों, विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र होता है। और साधारण नाम क्या होता है इसका, साधारण नाम इसका विरंजक चूड़ होता है। क्या होता है, विरंजक चूड़। और जो अंग्रेजी में इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसको हमने साधारण नाम में लिख दिया क्योंकि आपको याद रहे साथ ही साथ। तो इसका जो इंग्लिश नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसको भी आपको याद रखना है। कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने ब्लीचिंग पाउडर भी इसका नाम लिख दिया यहाँ पर। अब बनाने की विधि की बात की जाती है कि किस तरह से हम अपने ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूड़ को तैयार करेंगे। तो यह शुष्क भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया
से प्राप्त होता है। किससे? क्लोरीन की क्रिया कराएंगे किस पर? शुष्क बुझे हुए चूने पर। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? विरंजक चूर्ण CaOCl2 तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या लिया? बुझा हुआ चूना। बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं इसको मैं अपने पहले लेक्चर में, मतलब पहली जो क्लास की थी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें भी इसको हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। कौन सी अभिक्रिया में दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया में इसको हमने क्लियर कर चुके हैं। तो हमारा ये क्या है? बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना हमारा हो गया, और बुझे हुए चूने पर हम किसकी क्रिया करा रहे हैं दोस्तों? क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं। बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaOCl2, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विरंजक चूर्ण बोलते हैं, और साथ ही में वाटर मिलता है। ठीक है, तो बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो हमें विरंजक चूर्ण मिल जाएगा। तो यहां से विरंजक चूर्ण तो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए साथियों, अब इसके हम उपयोग की बात कर लेते हैं। तो उपयोग की अगर बात करते हैं तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन में किया जाता है। किसके? सूती व लिनन के विरंजन में किया जाता है। कहां? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन में। दूसरा, कागज उद्योग में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में। कागज उद्योग में किसमें किया जाता है? लकड़ी की जो मज्जा होती है उसके विरंजन में किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा उपयोग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट इस पर लिख लेना, ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पेयजल को शुद्ध करने में, जो हम जल पीते हैं उसको शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? आपको पता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि आखिरकार शुद्ध जल को पेय करने के लिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अपने 4 पॉइंट की बात करते हैं, 4th उपयोग की बात करते हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, जो पीते हैं पानी उसको क्या करते हैं? जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक का कार्य करते हैं। रोगाणुनाशक मतलब कोई रोग ना हो, हमसे, हमारे में कोई रोग ना हो जाए, इसलिए क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर एक रोगाणुनाशक का कार्य करता है दोस्तों, रोगों से मुक्त करता है दोस्तों। यह भी उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है दोस्तों, इसको भी याद करना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से विरंजक चूर्ण और उपयोग बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आप एक इसका बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों, अभी अभी हमने विरंजक चूर्ण को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब बात आती कि आखिरकार कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो विरंजक चूर्ण से हमारे पेपर में आ सकते हैं, हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर साफ साफ दिख रहे होंगे, इनको आप सोल्व कीजिएगा। अगर जो आपसे सोल्व हो जाते हैं तो सोल्व कर लीजिएगा, नहीं सोल्व हो रहे हैं, कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व करवा दूंगा। तो आप इनका बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए साथियों, अपने अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, और साथ ही अपने अगले यौगिक की बात कर रहे हैं। तो अगला यौगिक और अगला टॉपिक क्या है? धावन सोडा Na2CO3। क्या है? धावन सोडा Na2CO3। तो धावन सोडा मतलब Na2CO3 के सबसे पहले हम रासायनिक नाम की बात करते हैं। तो रासायनिक नाम इसका क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? रासायनिक नाम जो इसका है वो है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। साधारण नाम की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल सा साधारण नाम है, जो हम घर में कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, सर्फ वगैरह, वही क्या होता है? हमारा धावन सोडा होता है। तो इसका साधारण नाम कपड़े धोने का सोडा, सबसे साधारण नाम इसका यही है, कपड़े धोने का सोडा। और दूसरा सोडा एस, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? सोडा एस भी बोल सकते हैं। और तीसरा जो इसका साधारण नाम है धावन सोडा, खुद ही इसका क्या है? एक साधारण नाम है। धावन सोडा क्या है? खुद ही एक इसका साधारण नाम है दोस्तों। तो इसके साधारण नाम, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम की हम बात कर चुके हैं। अब इसकी बात आती है इसके बाद कि बनाने की विधि की, आखिरकार किस तरह से हम अपने सोडियम कार्बोनेट, बोले तो धावन सोडा को किस तरह से तैयार करेंगे। तो क्या करते हैं दोस्तों? हम सबसे पहले कास्टिक सोडा लेते हैं, कास्टिक सोडा NaOH, जिसे हम क्या बोलते हैं? NaOH। और दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमारे वायुमंडल में 0.03% है। इन दोनों आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? Na2CO3, जो हमारा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और साथ ही में दोस्तों क्या निकलता है? जल निकलता है। अब क्या करते हैं? इसी सोडियम कार्बोनेट को यहां ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम जल के 10 अणु के साथ करा देते हैं।
जल के 10 अणु के साथ यह क्या करता है, जुड़ जाता है। ये दोनों जुड़कर क्या बना लेते हैं, Na2CO3.10H2O। और यही हमारा क्या होता है साथियों, यही हमारा धवन सोडा होता है। क्या होता है, यही धवन सोडा होता है। तो बहुत उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हमारा धवन सोडा तैयार किया जाता है। हम क्या लेते हैं, कास्टिक सोडा NaOH, उसकी रिएक्शन करा देते हैं CO2 से, तो बन जाता है Na2CO3 और जल का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। फिर इसको क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास Na2CO3 बना उसके हम जल के 10 मॉलिक्यूल के साथ 10 अणु के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो हमें Na2CO3.10H2O धवन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी अभिक्रिया थी, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से याद हो चुकी होगी। साथ ही साथ अब क्या करते हैं, इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। अब उपयोग की जो बात की जाए तो सबसे पहला जो इसका उपयोग है, तो सबसे पहला जो उपयोग इसका साथियों क्या है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। कहां, कांच, साबुन और किसमें, कागज उद्योगों में किया जाता है, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में। तीसरे उपयोग मतलब दूसरे उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें, बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स से हम क्या बनाते हैं, बोरोसिलिकेट कांच बनाते हैं, जिससे हमारे जो लैब होते हैं उसमें इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, जैसे परखनली हो गया, हमारा बीकर हो गया। इस तरह के हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं लैब, उन्हें हम बनाने के लिए बोरेक्स कांच का उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बोरेक्स बनाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग जो है, इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में होता है। बिल्कुल ठीक, ये तो आपको अच्छे से पता हो, बिल्कुल सिंपल सा उपयोग है। घरों की साफ सफाई में किसका उपयोग करते हैं, धवन सोडा मतलब सोडा एस का उपयोग करते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट उपयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, Na2CO3 धवन सोडा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं साथियों, आपको पता हो चुका होगा, धवन सोडा का उपयोग करते हैं जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। आप एक इसका बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी अभी हमने धवन सोडा को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब बात आती है कि आखिरकार कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो धवन सोडा से हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन जो धवन सोडा से हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। इनको आप सोल्व कीजिएगा, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए साथियों अपने अगले यौगिक और अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला यौगिक और अगला टॉपिक क्या हमारा है, बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा NaCO3। बिल्कुल ठीक, किसकी बात करने वाले हैं हम, बेकिंग सोडा NaHCO3। और इसके जो सबसे पहले हम रासायनिक नाम की बात करते हैं, तो रासायनिक जो इसका नाम होता है बहुत सिंपल सा नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम इससे पहले क्या पढ़ा था, धवन सोडा जिसका रासायनिक नाम क्या था, सोडियम कार्बोनेट। इसमें क्या बढ़ गया, बाई बढ़ गया दोस्तों, इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें केवल बाई बढ़ गया। ये बाई किस वजह से बढ़ा, इस हाइड्रोजन की वजह से बढ़ा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बस इस डिफरेंस को याद रखना है, क्योंकि यही डिफरेंस अगर नहीं आप याद रख पाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट की जगह पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिख देंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पे सोडियम कार्बोनेट लिख देंगे। तो इस दो डिफरेंस को आपके माइंड में होना चाहिए और दोनों सूत्र याद होने चाहिए साथियों। तो इसके बाद रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो क्या होता है, NaHCO3। बिल्कुल ठीक साथियों, क्या होता है, NaHCO3। साधारण नाम की बात की जाए तो नाम होता है खाने का सोडा। जो हम खाने में अपने सोडा यूज करते हैं वो कौन सा सोडा होता है, बेकिंग पाउडर होता है दोस्तों, NaHCO3 होता है साथियों। अब क्या बात करते हैं, अब इसके हम बनाने की विधि की बात कर लेते हैं। बनाने की विधि की बात की जाए तो बहुत सिंपल सी विधि है। हम सबसे पहले लेंगे NaCl। NaCl हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सबसे पहले पढ़ा था साधारण नमक। इसके बाद हमने जल लिया H2O और साथ ही हमने क्या लिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरा हमने क्या लिया, NH3। NH3 हमारा क्या होता है, अमोनिया गैस। कौन सी गैस, अमोनिया गैस। तो हमने अभिकारक में कितने तरह के यौगिक लिए, 4 तरह के। एक तो नमक लिया, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चौथा हमारा अमोनिया गैस। इन चारों ने परस्पर अभिक्रिया की, क्या की, परस्पर अभिक्रिया की। परस्पर अभिक्रिया करने के बाद हमारे पास एक तो उत्पाद मिला NH4Cl, जो हमारा क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और साथ ही में हमारा जो मेन प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा मिला NaHCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, क्या लेंगे, 4
क्या लेंगे, अभिकारक लेंगे, 4 अभिकारक लेंगे। ये इस बात को पहले ध्यान रखना है, 4 अभिकारक लेंगे। कौन कौन से, NaCl, H2O, CO2 और NH3। इन चारों की अभिक्रिया करा देंगे, इन चारों की क्या अभिक्रिया करा देंगे। इन चारों की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 उत्पाद मिल जाएंगे। एक तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और दूसरा हमारा कौन मिलेगा, जो हमारा मेन उत्पाद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से आपको इस रिएक्शन को याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में। बिल्कुल ठीक साथियों, हम जो भोजन बनाते हैं, जैसे खस्ता पकोड़े बनाने हो गए, जैसे खस्ता पकोड़ा बनाना है, कोई चीज खस्ता बनानी है तो उसके लिए हम बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है सोडा वाटर तथा सोडा युक्त पेयजल बनाने में। सोडा वाटर वगैरह आप पिए होंगे, उसमें किसका उपयोग करते हैं हम, बेकिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। उसके बाद तीसरा जो है पेट की अम्लता दूर करने में एंटासिड के रूप में। अम्लता को दूर करने के लिए हम दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं, तो हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए, अम्लता को दूर करने के लिए। तो हमारा तीसरा उपयोग क्लियर हुआ कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम NaCO3 का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो चौथा उपयोग है बहुत इंपॉर्टेंट, अग्निशामक यंत्रों में। बिल्कुल ठीक साथियों, किसमें, अग्निशामक यंत्रों, मतलब आग बुझाने वाले जो हमारे यंत्र होते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैं नोट पॉइंट लिखाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो बेकिंग जो पाउडर है उसके घटक की बात करते हैं तो हमारे पास बेकिंग पाउडर के 2 घटक होते हैं। एक तो हमारे पास बेकिंग सोडा होता है, दूसरा टार्टरिक अम्ल होता है। तो बेकिंग पाउडर इन दोनों का घटक होता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स आसानी से बना सकें आप। तो हमने बेकिंग सोडा को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब बात आती है कि आखिरकार बेकिंग सोडा से हमारे पास कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन जो बेकिंग सोडे से बने थे तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए साथियों अपने अगले यौगिक और अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो जो हमारा अगला यौगिक और अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में POP बोलते हैं दोस्तों, CaSO4 डॉट हाफ H2O। बिल्कुल ठीक साथियों, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं कि आखिरकार इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, क्या होता है इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम क्या होता है, ये, और ये हेमीहाइड्रेट, ये मतलब हाफ H2O का मतलब हो गया हेमीहाइड्रेट, तो इसका नाम होता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट दोस्तों। इसके बाद इसके रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP का दोस्तों। POP का रासायनिक सूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O है। फिर इसके साधारण नाम की बात करते हैं तो साधारण नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में POP लिखते हैं इसको, POP, P से प्लास्टर, O से ऑफ और P से पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका शॉर्टकट POP है दोस्तों, शॉर्टकट POP है। मैं बार बार इसलिए POP लिख रहा हूं जी ताकि आपको याद हो जाए। मैं जो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको मैं बार बार इसीलिए लिख लेता हूं कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो चीज आपको याद हो जाए साथ ही साथ। अब इसके बनाने की विधि की बात की जाए तो बहुत सिंपल सी विधि है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को हम कितने 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, यह जल के अणुओं को त्याग देता है। जिप्सम क्या करेगा, जल के अणु को त्याग देगा और हमें POP प्राप्त हो जाता है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें बनाता है, कौन बनाता है, जिप्सम बना देता है। और जिप्सम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या एक सफेद चूर्ण होता है जिप्सम, एक जिप्सम बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक क्या है, सफेद चूर्ण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बनाने की विधि में रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास अभिक्रिया दी हुई है CaSO4 डॉट 2H2O, ये हमारा क्या है, जिप्सम है साथियों। और जिप्सम को हम क्या करेंगे 373 मतलब 373 केल्विन पर गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जिप्सम जल के अणु को त्याग देगा और हमें क्या देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जल के अणु को त्यागेगा, हाफ H2O निकाल देगा, बाकी यहां पर हमारे पास हाफ H2O बच जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2O। यही हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो चुका है। जिप्सम लेंगे हम, क्या होगा CaSO4 डॉट 2H2O
और उससे क्या करेंगे 373 पर हीट करा देंगे। हीट कराने के बाद CuSO4 डाट हाफ H2O हमें मिल जाएगा और जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर आपको निकलते हुए दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो चुका है और रिएक्शन आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि याद करवा दी होगी। तो अब इसके उपयोग की बात करते हैं। तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के रूप में होता है। बिल्कुल ठीक साथियों, इसीलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्योंकि इसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने में होता है। टूटी फूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में इसका उपयोग होता है। फिर भवन निर्माण में जो होता है, भवन निर्माण में मतलब जो हमारे मीनार वगैरह बने होते हैं, तो उनको बनाने में किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सा, दांतों की जो चिकित्सा होती है उसमें भी हम किसका उपयोग कर लेते हैं दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अग्निशामक पदार्थ के रूप में किया जाता है। जो अग्निशामक पदार्थ मतलब आग से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके उपयोग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब इसका एक आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेहतरीन सा। तो हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब बात आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारी एग्जाम आप पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो इनको आप सोल्व कीजिएगा। एक इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए साथियों, हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो है क्रिस्टलन का जल है। बिल्कुल ठीक साथियों, हम क्रिस्टलन के जल पर चर्चा करते हैं। अब बात आती है कि क्रिस्टलन का जल होता क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। बिल्कुल ठीक साथियों, किसमें? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या। लवण के एक सूत्र इकाई में जितने जल के अणु होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलन का जल बोलेंगे। तो एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए CuSO4 डाट 5H2 हमारा पहला एग्जांपल है। तो CuSO4 हमारा क्या है? लवण है और इसमें कितने 5H2O जल के अणु हैं। तो यही तो बोल रहा है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या। तो देखिएगा लवण का एक सूत्र CuSO4 है, उसमें जल के अणु कितने हैं? 5। और जो जल के अणु होंगे उन्हीं को तो हम बोलेंगे क्रिस्टलन का जल। तो हमारे पास 5H2O जो है वही हमारे पास क्या है? क्रिस्टलन का जल। तो हम बोलेंगे CuSO4 डाट 5H2O में 5 हमारे क्रिस्टलन के जल अणु हैं। तो उसके बाद अपने दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हमारा है Na2CO3 डाट 10H2O। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें जो हमारे पास 10H2O है वो क्या है? क्रिस्टलन जल के अणु है। कितने हैं? 10 है। उसके बाद हमारा जो तीसरा एग्जांपल है CaSO4 डाट 2H2O। CaSO4 डाट 2H2O में आपको क्रिस्टलन जल के कितने अणु दिख रहे हैं? साफ साफ आपको 2 दिख रहे होंगे। तो हम बोलेंगे इसमें क्रिस्टलन जल के 2 अणु हैं। तो यहां से क्रिस्टलन जल उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बस तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद।